गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए 4 तरीके मैंने बताए थे आपको, है ना। 4 तरीके किए थे, जिसमें से 2 डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था और 2 फॉर्मूला वाइज इंपॉर्टेंट था, जिन पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार बस रिवाइज कर दूं 2 मिनट में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बताया था कि आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से वाटर लेवल की हाइट क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये कॉलम की हाइट। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे दिखाई देगा, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा, उसी एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला डेफिनेशन तो ये था इसके रिस्पेक्ट में। दूसरा डेफिनेशन हमने इस तरीके से दिया था कि एक तरफ आप सॉल्यूशन रख दीजिए, एक तरफ सॉल्वेंट रख दीजिए और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर जाएंगे, सॉल्यूशन साइड में। तो जाहिर सी बात है, इसका वाटर लेवल की ये कॉलम की हाइट क्या होगी, कम होगी, और ये कॉलम की हाइट क्या होगी, लिक्विड लेवल बढ़ेगा यहाँ पे। तो मैं चाहता हूं कि ये लिक्विड लेवल में कोई चेंज दिखाई ना दे, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अगर लगा दिया जाए, उतना ही प्रेशर लगाओ जिसकी वजह से इस हाइट में कोई चेंज हमें दिखाई ना दे। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है ओवर सॉल्यूशन साइड, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और निकालोगे कैसे, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का फॉर्मूला, तो mg अपॉन ए। क्या होगा अगर इससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर यहाँ पे डाल दिया जाए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर अगर लगा दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल के सॉल्वेंट साइड जाने लगेंगे और ये बी की हाइट क्या होगी, ऊपर जाने लगेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के बाद जो फेनोमेना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आज मैं लिखवाऊंगा, डिफाइन करूंगा, अभी आपको आइडिया दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड देखा था, तो फॉर्मूले के लिए तो इंपॉर्टेंट ये है, पाई इज इक्वल टू CRT, वांट ऑफ फॉर्मूला बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जिसमें आई अगर डाल दिया तो और अच्छी बात है, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर की जब जरूरत पड़ेगी हमें, तो आई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। तो पाई इज इक्वल टू ICRT लगा देंगे, जहां पे आर की वैल्यू मैंने बताई आपको 0.08 लेना है आपको, और सी का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब क्या लेना है आपको, मोलरिटी लेना है, और टी टेम्परेचर केल्विन में हमेशा दिया होगा। और दो अगर सॉल्यूशन का पूछ लेगा तो बस कुछ नहीं, C1 माइनस C2, ये कम आएगा यूज में, सबसे ज्यादा तो यही यूज में आने वाला है। और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, फॉर्मूला एक ही है, ICRT, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल दिया था। 4 तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। पहले में सिंपल कंसंट्रेशन दिया है और टेम्परेचर दिया था, ग्लूकोज दिया था, तो आई की वैल्यू 1 थी, तो सीधा डाल देना था। तो पहला सबसे सिंपल तरीके का सवाल है। सेकंड देखो आप, 30% W/V यूरिया सॉल्यूशन एट दिस, तो टेम्परेचर दे दिया, यूरिया देते ही आई दे दिया, हमें बस ये सोचना है I, C, R और T मिल जाए। R तो फिक्स ही है, T हमें दिया रहता है टेम्परेचर जनरली, I हम हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े, और कंसंट्रेशन मोलरिटी लेनी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए 30% W/V दिया है, तो इससे हम लोग मोलरिटी तो निकाल ही सकते हैं। ये स्पेशल फॉर्मूला मैंने बताया था, 10 × % W/V डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे, ये बार बार यूज होगा, मैंने बताया था आपको, है ना। परसेंट W/V 100 ml में बताता है ना, तो 1000 ml में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो मास हो गया, और मास को मोलर मास से डिवाइड करते क्या हो गया, मोल्स हो गया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया था, ये भी हमने समझ लिया था। फिर ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट था, डेसी मोलर दिया, मतलब मोलरिटी 1/10, K4 Fe6 और अल्फा भी दे दिया, तो वहां से पहले आई निकालना पड़ेगा, 1 + n-1 × अल्फा वाले, उससे सॉल्व किया था हमने, और टेम्परेचर दिया था, बस सिंपली सॉल्व हो गया था, इसमें भी कुछ नहीं था। ये वाला मैंने लास्ट वाला बताया आपको, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है जिसको ध्यान रखना है आपको। लास्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन। अगर किसी भी, मैंने बताया था, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन में डाला जाता है तो हमेशा क्या बनाता है, वो डाइमर बनाता है। और डाइमर बनाने का मतलब कि 2 मॉलिक्यूल मिलकर कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी आ जाए, है ना, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, जैसे एसिटिक एसिड है यहाँ पे, किसी का भी क्या बनता है, डाइमर, और रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो ध्यान रखिएगा। तो आई इस तरीके से हम लोगों ने निकाला था, है ना, एसोसिएशन के केस में। और रही बात ये, अगर आप मान लीजिए अगर ये आइडिया नहीं रहता, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहेगी ना, तो आप आंसर गलत करते, क्योंकि आप आई की वैल्यू यहाँ पे CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन के लिए आप आई नहीं ले पाते, क्योंकि आपको आई पता ही नहीं चलता ना कितना। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, याद रखना पड़ेगा। तो आज मैं और कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। चलो आज नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैंने बताया था आपको कि किस तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कंसंट्रेशन में क्या आता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है ना, तो हमसे किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछ सकता है, किसी में मोल्स भी पूछ सकता है। और चूंकि मोल्स में
मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आता है, तो उनमें से भी कुछ हमें पूछ सकता है। तो रिवीजन हो गया अपना। आज मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में शुरू करता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% WV सॉल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% WV सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 21.6 ATM, ठीक है। देखो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हमें बता दिया, फॉर्मूला एक ही अपने पास, कौन सा, पाई इज इक्वल टू ICRT। तो अब इसमें ही कुछ अननोन करेगा, कुछ चीजें देगा, एक ही फॉर्मूला है बस इसमें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस परसेंट WV सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 21.6 ATM। हमसे बोला है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD लिखता हूं ना मैं, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl, ठीक है। देखो क्या पूछ लिया हमसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ किसका पूछ लिया, KCl का। तो बेटा फॉर्मूला तो एक ही अपने पास, कौन सा, पाई इज इक्वल टू ICRT। अब बस इसमें बस इंफॉर्मेशन में देखते जाओ क्या क्या दिया है। दिस परसेंट WV सॉल्यूशन, तो ये मतलब क्या, हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से मोलरिटी को पता करना पड़ेगा। और मोलरिटी के लिए कैसे निकालते हैं बताया मैंने आपको, 10 इंटू परसेंट WV अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें, मोलरिटी मिल जाएगी। मोलरिटी मिलेगा मतलब इनडायरेक्टली हमें कंसंट्रेशन C मिल जाएगा, ठीक है। KCl दिया है तो KCl के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं, तो KCl के लिए N की वैल्यू 2। 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है मतलब टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन, ठीक है। और ये जो दिया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन है, दिस इज 21.6 ATM, मतलब ये किसकी वैल्यू दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू दे दी है। तो हमसे अननोन क्या किया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछ रहा है। इसका मतलब एक KCl के लिए N की वैल्यू 2 है, तो हमें पता ही है KCl के लिए I लगा सकते हैं ना। तो I की जगह पे क्या लिखेंगे, I का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा, और N की वैल्यू KCl के लिए कितनी होगी, 2। तो यहाँ 2 - 1 करेंगे तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो बस फॉर्मूले में डालो और सॉल्व करो। तो सब एक लाइन के फॉर्मूले वाले आते हैं, अब बस डेटा को देखो और उनको पढ़ो क्या क्या दिया है और उस हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये दिया है 21.6 ATM, पाई की वैल्यू कितनी, 21.6। आई की वैल्यू कितनी लिखोगे आई की जगह पे, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा KCl के लिए, 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। तो 1 प्लस N की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 - 1 इंटू अल्फा। KCl के लिए N कितना होगा, 2 ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा। तो आई की जगह पे मैं रख देता हूँ 1 प्लस अल्फा, ठीक है। C की जगह पे कितना रखोगे, C मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है। तो परसेंट WV, कल ही कराया था मैंने क्वेश्चन, मैंने कहा था कॉमनली परसेंट WV वाले प्रॉब्लम ज्यादातर मिलेंगे। तो परसेंट WV को मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 इंटू परसेंट WV डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन C निकालने के लिए 10 इंटू परसेंट WV की वैल्यू कितनी है, 3.725 परसेंट WV डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो KCl का मोलर मास कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो 35.5 और 39 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 74.5। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब हमने कंसंट्रेशन C निकाल लिया, इंटू R की वैल्यू कितनी, 0.08। R की तो वैल्यू फिक्स है 0.08, इंटू टेम्परेचर कितना, 300। बस यहाँ से देखो एक अननोन है अल्फा, सॉल्व कर लो। तो काफी इजी प्रॉब्लम होते हैं, समझाने में मुझे टाइम लग रहा है आपको बस, नहीं तो करने के लिए क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप तुरंत जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा करो ना, वहीं तुरंत मोलरिटी पहले निकाल लिया करो। C निकाल लिया हमने, ठीक है, टेम्परेचर भी दिख गया था हमें, और इसकी हेल्प से हमने तुरंत क्या निकाल लिया था, I भी निकाल लिया था, है ना। तो बस बेटा हो जाएगा ये तो सॉल्व ना। क्या करना है, ये हो जाएगा 21.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, ये मान लो अभी मैं इसको I ही रख देता हूँ, बाद में I 1 प्लस अल्फा ले लूंगा। ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये 37.25 होगा और ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब ये 1/2 आने वाला है,
कितना आएगा 1/2, और 1/2 आएगा, और ये देख सकते हो कितना, ये 2 जीरो जाएगा तो 24/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21.6/12, और 21.6/12 करो तो 12 हो जाएगा, तो कितना फिर जाएगा 8 टाइम्स में 96 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1.8। तो आई की वैल्यू 1.8 है, और चूंकि आई किसके बराबर है 1 प्लस अल्फा के बराबर है ना, आई ऑफ KCL किसके बराबर होगा, आई ऑफ KCL 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा ना, KCL का कितना होगा 1 प्लस 1 2 होगा ना। तो अभी बताया मैंने 1 प्लस अल्फा यहाँ भी किया था, तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना 1.8, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0.8, और 0.8 को अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में बोले तो कितना बोलोगे आप 80%। खत्म हो गया, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हमसे पूछ ले कभी, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा हमसे, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया तो हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया, तो आप फॉर्मूला पाई इक्वल टू ICRT लगा दो, और बस इसी फॉर्मूले में आई निकालो वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर आई का ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, इस फॉर्मूले से लिंक करो तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया कैसे करना है ना। चलो एक और प्रॉब्लम लेता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो चलो एक और लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला समझ में आ गया हमें कैसे करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए किस तरीके का एक और प्रॉब्लम आता है, मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम ले लेता हूँ एक मैं, जिसमें मिक्सिंग कराता है। जैसे 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन having osmotic pressure 2 atm is mixed with 300 ml of a solution, is mixed with 300 ml of a solution having osmotic pressure 4 atm, ठीक है। मिक्सिंग वाला प्रॉब्लम ले रहा हूँ, मिक्सिंग वाले देखो कैसे करते हैं। 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm इज मिक्स्ड विथ 300 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm। तो एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है, उसके 100 ml लिए हैं, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm है, और उसके कितने लिए 300 ml। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या पूछता है हमसे, जो मिक्सचर बनता है उसका हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेता है। तो क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सपोज करो कि गिवन टेम्परेचर हमें दिया है, टेम्परेचर की वैसे जरूरत नहीं है इस सवालों में, पर मान लो मैंने दे दिया कि गिवन टेम्परेचर आपका कितना, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, ठीक है। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी दे दिया मैंने। 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm इज मिक्स्ड विथ, एक सॉल्यूशन है 100 ml का, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है, और एक सॉल्यूशन है 300 ml और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4 atm। तो हमसे पूछा है फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए सॉल्यूशन का कितना होगा। तो पहले तो मैं एक रफ आइडिया दे दूं आंसर का आपको। देखो जो भी आंसर आएगा ना, जैसे वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चन बताया था ना मैंने, P0 A और P0 B के बीच में आता है, तो एक कितना है 2 atm का ऑस्मोटिक प्रेशर है, और दूसरे लिक्विड का कितना है 4 atm है। तो आंसर जो भी आएगा ना वो 2 atm और 4 atm के बीच में आएगा, लोअर वाले से ज्यादा और हाइयर वाले से कम, मतलब आंसर इन्हीं के बीच में कहीं पे आने वाला है, कहीं पे इसी में आंसर आने वाला है, या तो 2 atm से ज्यादा आएगा और 4 atm से कम। और उसका भी एक आइडिया दे दूं, जिसका ज्यादा वॉल्यूम लोगे उसके आंसर क्लोज आएगा। जैसे देखो इसको 100 ml लिया है और दूसरे का कितना लिया है 300 ml, तो जो आंसर आएगा डेट विल बी क्लोजर टू 4 atm। जो आंसर आएगा वो किसके क्लोज आना चाहिए, ये 4 atm के क्लोज आना चाहिए, क्योंकि उसका ज्यादा वॉल्यूम लिया गया है, मतलब वो ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा उसका वॉल्यूम लिया हमने, तो ज्यादा वॉल्यूम लिया है, तो उसकी वजह से प्रेशर उसी के क्लोज आएगा, ठीक है ना। तो आंसर 4 atm के क्लोज में आएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो देखो, फिर मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं उसे देखते हैं। तो जब भी बेटा 2 सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है ना, तो 2 सॉल्यूशन के केस में हमेशा 2 इक्वेशन बना लिया करो। जैसे देखो π1 इज इक्वल टू I1 C1 RT, और एक सपोज करो सेकंड सॉल्यूशन का π2, पहले सॉल्यूशन के लिए π1 इज इक्वल टू, ये एक जनरल फॉर्मूला भी बुक्स में देखोगे दिया है, मैं न्यूमेरिकली डायरेक्ट ले रहा हूं इसे। π1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे I1 C1 RT, और π2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे I2 C2 RT, ठीक है। और जब दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे तो दोनों सेम टेम्परेचर पे रहते हैं, तभी मिक्सिंग का प्रॉब्लम बनेगा, अलग टेम्परेचर नहीं करेगा, है ना। सेम टेम्परेचर दोनों का दे दिया, मिक्स कर दिया, तो मिक्स करोगे तो जो पाई मिक्सर का बनेगा, पाई मिक्सचर, वो किसके बराबर होगा आपका, वो बराबर होगा आपका π1 प्लस π2 के,
है ना, सॉरी पाई 1 प्लस पाई 2 बोल रहा हूँ मैं, पाई 1 प्लस पाई 2 डायरेक्ट नहीं जुड़ता है ना, क्योंकि इसमें मोल्स और वॉल्यूम तो अलग अलग हो जाएंगे ना। तो ये जो पाई मिक्सचर आप निकालोगे, पाई मिक्सचर है ना, उस पाई मिक्सचर में कैसे करेंगे हम लोग, तो पाई मिक्सचर निकालने के लिए आपको पता ही है कि मिक्सिंग का जो भी आएगा है ना, तो ऊपर मिक्सचर निकालोगे तो ये कंसंट्रेशन होता है ना, बेसिकली कंसंट्रेशन CRT होता है ना फॉर्मूला, तो ये कंसंट्रेशन मिक्सचर का लेना पड़ेगा। कंसंट्रेशन किसका लेना पड़ेगा, मिक्सचर का। पाई मिक्सचर निकालना है तो कंसंट्रेशन भी किसका, मिक्सचर का लेना चाहिए हमें। और कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन बराबर मैंने बताया था मोलरिटी जनरली, और मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। तो ऊपर ले लेंगे टोटल मोल्स, ऊपर क्या ले लेंगे हम लोग, टोटल मोल्स, और नीचे क्या ले लेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ऊपर टोटल मोल्स ले लोगे तो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2, और नीचे टोटल वॉल्यूम ले लोगे तो कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 RT। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कभी भी निकालना हो तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और अगर वांट ऑफ फैक्टर का रोल आ गया तो जाहिर सी बात है ये N1 तो डिसोसिएट होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये I1N1 हो जाएगा। और अगर दूसरा भी इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाएगा I2N2 डिवाइडेड बाई नीचे V1 प्लस V2 RT। तो ये एक जनरल फॉर्मूला भी है, तो इस फॉर्मूले को मैं नहीं याद करने के लिए रिकमेंड करूंगा, इसको याद मत करिए। ये फॉर्मूला जनरल बुक्स में देखोगे तो पाई मिक्सचर का एक फॉर्मूला निकाल के हमें दिया होता है, तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जाता है, I1N1 प्लस I2N2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 RT। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। तो अब देखो मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहा हूँ मैं, बिना फॉर्मूले कैसे यूज करें, किस तरीके से लगाना है। आप दोनों पे अलग अलग निकाल लो, आप क्या करो दोनों पे अलग अलग निकाल लो एक बार। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो क्या करो, इसमें पहले वाले इक्वेशन पे लगाओ, पहले से देखो पाई 1 इज इक्वल टू क्या है I1C1RT। तो आप पाई 1 देखो कितना है, पाई 1 की जगह पे कितना रख दोगे 2 ATM, तो 2 इज इक्वल टू I1 कुछ होगा क्या, हमें कुछ सॉल्यूशन के बारे में बताया नहीं है किसका है। अगर NaCl सॉल्यूशन होता तो I की वैल्यू कितनी हो जाती 2, तो चूंकि कुछ सॉल्यूशन के बारे में नहीं दिया तो I की जगह पे 1 रख दो। कंसंट्रेशन दिया है क्या हमें, कंसंट्रेशन इसका कंसंट्रेशन नहीं दिया है ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मान लो इसके N1 मोल्स हैं, N1 मोल्स, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 ml को लीटर में कितना लिखोगे 0.1, तो ये कंसंट्रेशन हो गया इनटू RT। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड वाले पे लगा दो, तो सेकंड का देखो पाई की वैल्यू कितनी दी है 4 ATM इज इक्वल टू आई की वैल्यू इसके लिए भी कितने ले लोगे 1, क्योंकि कुछ बताया नहीं है उसने। C2 की जगह पे क्या लोगे मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना ले लेंगे हम लोग 300 ml, तो 0.3 इंटू RT। ठीक है ना, और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स करने के बाद जो पाई ऑफ मिक्सचर होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 RT। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 RT। अब बस इससे सॉल्व कर लो, हो जाएगा, पाई मिक्सचर निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो N1 की जगह पे कितना रख सकते हैं, तो यहाँ से N1 निकाल लेते हैं। N1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 0.2 बाई RT हो जाएगा, और यहाँ से निकाल लिया करो N2, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 बाई RT। और बस N1 N2 की जगह पे डाल दो, V1 V2 तो हमें पता ही है, एक का 0.1 है और एक का 0.3 है। तो ये फॉर्मूला देखो बुक्स में दिया है, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, जाना नहीं है। ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ ये साइड वाला, इससे देखो इस तरीके से किया करो। ऑस्मोटिक प्रेशर का दिया है वैल्यू हमें, है ना, कंसंट्रेशन को मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख लिया करो। ठीक है, पहले के मोल्स निकल गया, यहाँ से दूसरे सॉल्यूशन से दूसरे के मोल्स निकल गए। जो मिक्सचर करोगे तो उसमें मोल्स तो एडिटिव है, टोटल मोल्स ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल वॉल्यूम इनटू RT। अब बस वैल्यूज को पुट करो, आंसर आ जाएगा। N1 की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 0.2 बाई RT। ठीक है, प्लस N2 की जगह पे देखो कितना आ जाएगा 1.2 बाई RT, ये हो गया N1 इंटू N2, और ऊपर RT है डिवाइडेड बाई क्या है V1 प्लस V2। तो V1 की जगह पे कितना आपका 100 ml मतलब 0.1, प्लस V2 की जगह पे कितना है 300 ml मतलब कितना 0.3, और बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। इसे सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा बोलो। ये जब करेंगे हम लोग तो देखो RT से RT कट जाएगा, इसलिए मैंने कहा टेम्परेचर का कोई रोल आने वाला नहीं है। RT से RT कट हो जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.2 और 1.2 मिलके कितना 1.4, और नीचे 0.1 और 0.3 मिलके कितना 0.4, तो 1.4 बाई 0.4, तो 1.4 बाई 0.4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 14 बाई 4 लिख सकते हैं ना, 14 बाई 4।
और 14/4 करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा ना, 3.5 ATM। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच से करने के लिए इस तरीके से करना है आपको। पहले पाई 1 निकालो, फिर पाई 2 निकालो, फिर उनसे मोल्स पता करो, पहले के मोल्स, ठीक है, फिर दूसरे के मोल्स, और मिक्सचर का निकालना है तो मिक्सचर के लिए N1 + N2/V1 + V2 RT हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया था कि एक फॉर्मूला भी होता है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग अप्रोच कि कैसे करना है। ये क्वेश्चंस भी कॉमनली देखोगे तो बुकलेट वगैरह में दिया होगा। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का निकालने के लिए बस ये आइडिया लगाना है। अब इसको शॉर्टकट से मैं बताऊं, देखो शॉर्टकट से कैसे करोगे। अब शॉर्टकट से करने का तरीका ये है, नंबर लाइन मेथड जो मैंने बताया उससे करो। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, देखो शॉर्टकट से कैसे कर लेंगे इसे, है ना। ये सब फॉर्मूला वॉर्मूला बिना लगाए कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है, आप एक नंबर लाइन मेथड बताया मैंने, पहले उस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करो। आंसर देखो, एक 2 ATM है और दूसरा कितना है 4 ATM। तो एक तरफ 2 ATM लिख लो और दूसरी तरफ कितना 4 ATM। जो भी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर आना है वो इन्हीं दोनों के बीच में आना है। इनके बीच की वैल्यू कब आती, बिल्कुल सेंटर वैल्यू कब आती, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू तब आती जब दोनों का वॉल्यूम भी क्या रहता, सेम। मतलब इसके मान लो 100 ml और इसके भी 100 ml मिलाते तो आंसर कितना आता, 3 ATM आ जाता। अगर इक्वल वॉल्यूम मिलाते तो आंसर कहाँ आता, बिल्कुल मिड में। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं, अगर 100 ml मान लो हमने ए का मिलाया है और 100 ml हमने बी का मिलाया होता, ठीक है ना। इसको ए मान लेते हैं, सॉल्यूशन है, और इसको सॉल्यूशन बी। अगर 100 ml ए का और 100 ml बी का मिलाया होता है ना, तो आपका आंसर कितना आता, 2 और 4 के बीच की वैल्यू। अगर इसका 2 ATM है और इसका 4 ATM है ना, और 100 ml दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाते तो आंसर कितना आ जाता, 3 ATM आ जाता, बिल्कुल बीच में। लेकिन चूंकि अब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा आंसर उसी के क्लोज होगा। तो अब यहाँ पे देखो जरा सा, यहाँ पे कितना कितना दिया है, एक का तो इसका 100 ml लिया है, 100 ml लिया है पहले सॉल्यूशन का, और दूसरे का कितना लिया है 300 ml। इसका मतलब ये लोग किस रेशियो में मिलाए गए हैं, 1:3 के रेशियो में। किस रेशियो में मिलाए गए, 1:3 के रेशियो में। तो आंसर इसके क्लोज आएगा 4 ATM के। अब कैसे निकालोगे, तो क्या करो, इस लाइन को ना 1:3 में डिवाइड कर दो। इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर दो, 1:3 में। तो 1:3 में कैसे डिवाइड करोगे उसे, तो जो गैप है, कितने का गैप है, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है, ये गैप हमारे लिए 2 का है ना, 2 से 4 होने का मतलब कितने का गैप है, 2। तो इस 2 को कितने में डिवाइड कर देता हूँ, 1:3 में। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, 1/4 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। तो एक डिस्टेंस तो 0.5 होगी और दूसरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3.5, है ना। 1:3 में 2 को 1:3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा और दूसरी वैल्यू कितनी होगी 3.5। तो 2 को हमने 1:3 में डिवाइड कर दिया। अब ये 0.5 कहाँ से लेना है या 3.5 कहाँ से लेना है, 3.5 को छोड़ दो। अब ये देखो कितना आया, 2 को मैंने क्या किया, ये जो गैप है उस गैप को मैंने 1:4 के रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1:4 बोला, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। कितना आया 0.5। तो 0.5 की डिस्टेंस 2 से लेना है कि 4 से लेना है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा आंसर उसके क्लोज आएगा। तो यहां से ले लेना है 0.5 की डिस्टेंस। तो अगर यहाँ से 0.5 की डिस्टेंस ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.5 आएगा ना यहाँ से 0.5 डिस्टेंस पे। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारे लिए क्या है आंसर, कितना 3.5 ATM। क्योंकि ये 2 ATM है तो आगे 3 ATM आएगा, फिर 3.5 ATM आएगा, फिर 4 ATM आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3.5 ATM। तो ये नंबर लाइन मेथड से करना काफ़ी इजी है, एक लाइन में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं ना। कभी भी मिक्सिंग कराए अगर तो प्रॉब्लम में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो एक और बोलूं, अगर सपोज करो आपको मान लो इधर 200 दे, अगर इधर 300 दे देता, इधर 100 दे देता, अगर इसका 300 ml दे देता और इसका 100 ml दे देता, तो आंसर किसके क्लोज आता, 2 ATM के। तब आपका आंसर कितना आता, तब फिर डिवाइड करते तो देखो इससे लेते 0.5 के डिस्टेंस तो 2.5 आ जाता। तो इस तरीके से करने होते हैं ना। तो ये शॉर्टकट वाले से भी करना है तो ठीक है ना, इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर लो। या फिर जनरल अप्रोच यही होता है कि मोल्स निकालो और टोटल मोल्स ऊपर जोड़ो, नीचे टोटल वॉल्यूम जोड़ो और इससे सॉल्व करो। तो ये 2 तरीके से मैंने बताया करने का तरीका। चलो, तो अब मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ले लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, तो अब मैं रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन कर देता हूँ इस पार्ट में कि रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है आपसे, क्योंकि बोर्ड में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। हमसे रिवर्स ऑस्मोसिस पूछता है कि डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने समझा तो दिया ही था आपको, समझाया क्या था मैंने। तो
रिवर्स ऑस्मोसिस तो मैंने समझा ही दिया था। देखो अगर इस पिस्टन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आपने लगा दिया ना इस साइड से, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर लगा देंगे तो क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर फ्लो होने लगेंगे, सॉल्वेंट साइड में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब अगर जो सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर हमने लगा दिया तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से होने लगता है, फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका अच्छा एग्जांपल होता है हमारा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, है ना। सी वाटर से क्या निकालना, सॉल्ट को निकालना। देखो तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन नहीं हम लोग बोलेंगे, इफ प्रेशर, ये बोर्ड में पूछ सकता है डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूं, इफ प्रेशर अप्लाइड, if pressure applied over solution side, if pressure applied over solution side is greater than is greater than the, ठीक, तो if pressure applied over solution side is greater than the expected osmotic pressure, जितना osmotic pressure होना चाहिए अगर उससे ज्यादा हो गया, then movement of solvent particles, movement of solvent particles will take place, movement of solvent particle will take place from high concentration solution to low concentration solution, ठीक है, दैट इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज इन रिवर्स, चलो डायरेक्शन पूरा लिख देता हूं, दैट इज इन रिवर्स डायरेक्शन विच इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, विच इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का सिंपल सा वही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे, जितना अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बताया था मैंने, वाटर लेवल में कोई लिक्विड लेवल में चेंज ना हो, अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया और एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन से भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट साइड में मूव होने लगेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की वजह से जो प्रोसेस हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड, किधर अप्लाई करना है, सॉल्यूशन साइड में, ठीक है, इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए था उससे ज्यादा अगर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन टू लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो जो हाई कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, अगर मान लो इधर लो कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता तो हाई कंसेंट्रेशन से किधर जाने लगता, लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता। इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में होने लगा मूवमेंट, और रिवर्स डायरेक्शन में होने लगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। और हमें अगर पूछ ले कि एग्जाम्पल बताइए इसके अंदर क्या है, तो हमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है इसका डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, है ना, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो हम लोग समुद्र से नमक निकालते हैं ना, तो सी वाटर से जो निकाला जाता है नमक, है ना, वो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कहलाता है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही निकाला जाता है। आप एक तरफ सिंपल रख दो, सॉल्वेंट रख दो एक तरफ, और एक तरफ मान लो सी वाटर रख दिया, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो सी वाटर का वाटर निकल निकल के किधर जाएगा, प्योर वाटर की तरफ जाएगा, सॉल्वेंट साइड में, और इधर क्या दिखाई देगा हमें, सॉल्ट बच जाएगा। तो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बोल सकते हैं। और जैसे एक और एग्जाम्पल बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस इन वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर में भी लगा रहता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस इन वाटर प्योरीफायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं तो क्या होता है। चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, किसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। मेडिकल में पहले ही पढ़ चुके होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अब मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। तो चलो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन कितने तरीके का कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़ा था, वो सब हमने किसके ऊपर पढ़ा था, वेपर प्रेशर के बेसिस पे। ये हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहला होता है आइसोटोनिक, तीनों के नाम पहले लिख देता हूँ फिर एक एक को डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड होता है अपने पास हाइपोटोनिक, ले लेते हैं पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड होता है अपने पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं तीनों को। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करता हूं। मैं फर्स्ट कौन सा लेता हूं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये एकदम सिंपल से है ना इनके डेफिनेशन। हाइपो का मतलब तो कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, और आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब क्या? सेम होगा। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है हमें पता है? लेस होता है, कम होता है। और हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, मोर हो जाना। तो अगर दो सॉल्यूशन ऐसे हों जिनमें दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस पे है? ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन ऐसे हों जिनमें दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिनमें दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम। तो हम लोग यही बोलेंगे, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज the other one, as the other one solution, solution having same osmotic pressure as the other one। या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, solution having same osmotic pressure, same osmotic pressure that is having same concentration, that is having same concentration are known as isotonic solution, are known as isotonic solution। ठीक है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? एकदम सिंपल सा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द अदर वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन, दो मान लो दो सॉल्यूशन है, जैसे हम लोग इस तरीके से रख देते हैं चैम्बर में। जैसे आपके पास अगर मान लो इसी तरीके से एक सॉल्यूशन इधर रख दिया है, दूसरा सॉल्यूशन इधर रख दिया, अगर दोनों तरफ के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है ना, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों के तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द अदर वन सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के जैसा ही रखे, या हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज हैविंग सेम कंसंट्रेशन। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होने का मतलब टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, कंसंट्रेशन भी उनका क्या हो जाए? सेम। डेट इज, यहाँ पे मैं ये भी एक बोल सकता हूँ, डेट इज पाई 1 बराबर किसके? पाई 2 के। पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर हो? दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या खास बात है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम। न्यूमेरिकली ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकली कैसे लगाना है, बस आप ध्यान रखिए। जिनमें कंसंट्रेशन सेम रहेगा, दोनों सॉल्यूशन साइड का अगर कंसंट्रेशन सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। पाई 1 बराबर पाई 2, और सेम कंसंट्रेशन होने का मतलब न्यूमेरिकली कैसे लगाना है? C1 इज इक्वल टू C2। C1 इज इक्वल टू C2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ये कब लगाओगे फॉर्मूला बेटा? जब बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों तरीके की चीजें क्या हो? दोनों तरफ का सॉल्यूशन क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक तरफ ग्लूकोज हो और एक तरफ मान लो आपका यूरिया है, तो ग्लूकोज, एक तरफ ग्लूकोज डाल दिया, जैसे डायग्राम भी दे ही देता हूं मैं। ये एसपीएम मान लो लगा है आपका, एसपीएम है, एक तरफ ग्लूकोज है और एक तरफ यूरिया है, अगर तो ग्लूकोज और यूरिया दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो क्या लगा देंगे? C1 बराबर C2, दोनों का कंसंट्रेशन सेम कर देंगे। सेकंड फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं, C1 इज इक्वल टू IC2। C1 इज इक्वल टू IC2। आई क्यों? अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये कब लगाओगे? जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोलाइट हो,
ठीक है, मतलब इधर मान लो यूरिया है और इधर मान लो आप NaCl का सॉल्यूशन है, तो एक तरफ यूरिया होगा तो C1 सिंपली निकल जाएगा, और इधर मान लो NaCl है तो उसमें I आएगा ना, NaCl की I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट हो तो इसको लगा दो। और ये भी एक कह सकते हैं हम लोग I1C1 इज इक्वल टू I2C2। ये कब, मान लो इधर NaCl है और इधर MgCl2 है, ठीक है, इधर K4FeCN 6 है, इधर मान लो Al2SO4 है ना, इस तरीके का SO4 थ्राइस। तो आपका जो भी है दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगा देना, मतलब SPM के इस साइड भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और इधर भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वाला है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो ये लगा दो। तो मेरे हिसाब से बस ये लास्ट वाला ध्यान रखो, I1C1 बराबर I2C2। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, ग्लूकोज और यूरिया है, तो दोनों तरफ का I1 भी 1 हो जाएगा, I2 भी 1 हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे तो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो जनरली जो हमारा क्वेश्चन आता है ये डिसोसिएशन वाले पे एक बार जेई में आ चुका है, और आइसोटोनिक के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइसोटोनिक की न्यूमेरिकली करने के लिए तरीका बस यही है कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या कर देना है, सेम। अगर I मान लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, है ना, तो उनके लिए हम लोग 1 ले लेंगे। लेकिन NaCl आ गया तो I की वैल्यू 2, MgCl2 आ गया तो I की वैल्यू 3। तो ये सब तो मैंने पढ़ाई दिया था आपको। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिनमें दोनों तरफ प्रेशर क्या हो, सेम। और ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आप सेकंड देखो, सेकंड और थर्ड तो डेफिनेशन के लिए बस चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड से थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये डेफिनेशन जो है ना किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में दी जाती है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि कोई एक सॉल्यूशन है उसको हाइपोटोनिक बोल देंगे, आइसोटोनिक बोल देंगे। ये जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे दो तरफ के, ये मान लो सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे उनके बेसिस पे डिफाइन करोगे आपकी सॉल्यूशन 1 और इस साइड का सॉल्यूशन 2 है, तो इस बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि आइसो होगा अगर दोनों तरफ से हमें। हाइपो कब बोलेंगे, जब इनमें से किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या हो, कम। तो हम लोग यही बोलेंगे सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, solution having less osmotic pressure than the other solution is called hypotonic solution, is called hypotonic solution, ठीक है ना। तो हाइपो और हाइपर तो एक ही साथ है। जैसे दोनों सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन को हाइपो बोलोगे तो दूसरे को क्या बोलोगे, हाइपर बोलोगे ना, क्योंकि वो उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा। तो ये दोनों तो एक ही साथ आ जाते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब है सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, बस ये ध्यान रखिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उनको बोला जाएगा जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, लेस। और थर्ड बात करें हम लोग, तो थर्ड है अपने पास हाइपरटोनिक। अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे न्यूमेरिकली नहीं थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं, क्या यूज है इन डेफिनेशंस का। थर्ड हमारा बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, सिंपल वही बात है, सॉल्यूशन हैविंग, उसमें लेस था, इसमें क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन, solution having more osmotic pressure than the other solution is called hypertonic solution, is called hypertonic solution, ठीक। तो ये दोनों आप समझ सकते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स है ना। एक अगर दो तरफ के सॉल्यूशन रखेंगे, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 है, तो अगर ये हाइपोटोनिक होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। अगर ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो जाहिर सी बात है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो अगर ये हाइपोटोनिक होगा तो ये हाइपरटोनिक होगा, अगर ये हाइपोटोनिक होगा तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। और अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। तो आइसोटोनिक पे तो न्यूमेरिकली ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इनके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चंस को कि कैसे न्यूमेरिकली लगाया जाता है इनके ऊपर प्रॉब्लम। थ्योरेटिकली हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अब उसका भी कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कैसे थ्योरेटिकली क्वेश्चंस को कैसे समझोगे कि सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोलेंगे कि हाइपरटोनिक। तो देखो क्वेश्चन में कभी श्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट दे दे, श्रिंक हो रही है कोई चीज। श्रिंक होने का मतलब क्या होता है, श्रिंक होने का मतलब उसके अंदर से वाटर फ्लूइड क्या हो गया होगा, निकल गया होगा। तो श्रिंक होने का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ फ्लूइड। श्रिंक होने का मतलब क्या हो गया, फ्लूइड का लॉस होना।
और अगर कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे तो आप स्वेलिंग का भी आता है कॉन्सेप्ट कि स्वेल हो जा रहा है कोई चीज, तो स्वेल होने का मतलब क्या हो जाएगा, गेन ऑफ फ्लूइड। स्वेल होने का मतलब क्या होगा आपका, गेन ऑफ फ्लूइड। तो श्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट जब आएगा क्वेश्चन में, तो श्रिंकिंग होने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ फ्लूइड। मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड मतलब क्या हो रहा है कि उस सॉल्यूशन के अंदर से फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। उस लॉस ऑफ फ्लूइड मतलब क्या, उस सॉल्यूशन के अंदर से फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर से लिक्विड बाहर निकल रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, हाइपो रहेगा, क्योंकि उसका हमें पता ही है कि जो हमारा फ्लो होता है किधर से किधर होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का लेस ऑस्मोटिक प्रेशर से मोर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ना, सॉरी लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जिस लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट होगा, है ना, कैसे देखो इस तरीके से, लेस हमें पता है लो कंसंट्रेशन से मूवमेंट किधर होता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है ना। हमेशा मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और मूवमेंट होता किसका है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, इसका होता है सॉल्वेंट का। तो अगर किसी चीज में श्रिंक बोल रहा है कि कोई सब्सटेंस श्रिंक हो रहा है, श्रिंक होने का मतलब क्या है, वहां से फ्लूइड निकल गया, वहां से फ्लूइड निकल गया है मतलब वो सब्सटेंस खुद कैसे कंसंट्रेशन का होगा, लेस कंसंट्रेशन का या लो कंसंट्रेशन का होगा। अगर वो लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर बोलेगा कोई सब्सटेंस अगर श्रिंक हो रहा है, तो अगर वो जो जब अगर वो सब्सटेंस श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है हमारे लिए, सॉल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक। उस तरीके का सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। अगर किसी सब्सटेंस को श्रिंक हो गया, कोई चीज श्रिंक हो गई, जैसे आपको पता होगा रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर हम लोग पानी में ज्यादा देर तक हाथ रखते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ श्रिंक हो जाता है ना, ये श्रिंक होने लगती है उंगलियों के। तो देखोगे तो श्रिंक होने का रीजन क्या है, श्रिंक होने का मतलब हमारे हाथों से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया। लॉस ऑफ फ्लूइड होने का मतलब वाटर तो सॉल्वेंट था, उसमें हमने हाथ डाला था, मतलब हमारे हाथ का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। हमारे हाथ में जो ब्लड के ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैसा है, हाइपोटोनिक है, तभी हमारा श्रिंकिंग हो गया। तो अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कब कहा जाएगा, अगर उसके अंदर से लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाए, मतलब वो चीज क्या हो जाए, श्रिंक। और कोई चीज स्वेल हो जा रही है, मतलब स्वेल फूल जाता है, जैसे आप किशमिश को देखो, है ना, किशमिश को उठा के पानी में डाल दो तो किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो किशमिश को फूल जाने का मतलब किशमिश के अंदर गेन ऑफ फ्लूइड हो गया। तो किशमिश अगर गेन ऑफ फ्लूइड हो गया, उसने अगर किशमिश फूल गया हमारा, तो किशमिश फूल जाने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर स्वेलिंग आ गई। और स्वेलिंग आने का मतलब ही क्या हो गया कि उसने फ्लूइड को गेन किया। और अगर उसने गेन किया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पानी के अंदर से उसमें वाटर जा रहा है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, क्योंकि हमें पता है लो कंसंट्रेशन से किधर मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो स्वेलिंग वाले क्वेश्चन में अगर बोले तो कोई अगर सॉल्यूशन हमारा स्वेल हो रहा है कोई सब्सटेंस, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक। वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो हाइपरटोनिक वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। जो सब्सटेंस हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक वाले कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, क्योंकि हाइपरटोनिक है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और हमें तो पता है मूवमेंट हमेशा लो से किधर होता है, हाई की तरफ। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वो स्वेल हो जाता है। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उनमें क्या हो जाता है, श्रिंकिंग हो जाता है। हाइपोटोनिक वालों में क्या हो जाता है, श्रिंकिंग हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक वाले से ही और लिक्विड निकल के किधर चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हाइपोटोनिक के कॉन्सेप्ट है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उनका आइडिया ले लेना। वो पूछेगा कि अगर श्रिंकिंग हो रही है, तो अगर उसमें सॉल्यूशन में श्रिंकिंग हो रही है उस सब्सटेंस में, जैसे ब्लड सेल्स की बात करें, हमारे हाथ में जो ब्लड सेल्स है ना, तो अब देखो ब्लड सेल्स को, तो जब हम लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, तो आप इंजेक्शन में देखना जो हमारे पास बोतल होता है ना इंजेक्शन का, उसके ऊपर लिखा रहता है दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड सॉल्यूशन। वो किसके साथ आइसोटोनिक होता है, ब्लड सॉल्यूशन के साथ तो आइसोटोनिक होता है जो इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा क्यों, अगर वो आइसोटोनिक नहीं रहेगा ब्लड सॉल्यूशन के साथ, तो या तो हाइपोटोनिक हो जाएगा या तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। अगर वो आइसोटोनिक रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन दोनों तरफ का सेम रहेगा। और कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो ना श्रिंकिंग होने वाली है ना ही स्वेलिंग होने वाली है। तो जो उसका काम है वो दवा की तरह काम कर जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो वो हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, सपोज करिए कि वो जो हमने इंजेक्शन इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक होने का मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। तो अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, मतलब ब्लड सेल से और वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा, क्योंकि वो खुद लेस ऑस्मोटिक प्रेशर पे ना, तो श्रिंक हो जाएगा वो हमारे ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है ना।
ब्लड सेल्स हमारे क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हाइपोटोनिक खींच लिया। और अगर मान लो हाइपरटोनिक अगर दे दिया, इंजेक्ट कर दिया हाइपरटोनिक को, हाइपरटोनिक इंजेक्ट करने का मतलब मोर ऑस्मोटिक प्रेशर का कर दिया, है ना, शायद मैंने उल्टा बोल दिया आपको। अगर हाइपरटोनिक को अगर हमने इंजेक्ट कर दिया, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो अगर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का कर दोगे तो क्या करेगा, खींचने लगेगा, और जब खींचेगा तो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर क्या होगी, श्रिंकिंग, और उस खुद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगी, स्वेलिंग। उस खुद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की क्या होगी, स्वेलिंग होगी, और ब्लड सेल्स में क्या होगा, श्रिंकिंग होगा। तो ये रिस्पेक्टिव टर्म्स है, ध्यान रखना थोड़ा, किसके बारे में श्रिंक पूछ रहा है, किसको स्वेल पूछ रहा है। तो अगर हाइपरटोनिक देखोगे तो हाइपरटोनिक वाला सब्सटेंस क्या होगा, स्वेल होगा, और जो हाइपोटोनिक वाला होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आई होप कि ये थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं तो इनके ऊपर कर सकते हैं हम लोग, है ना, सोच के समझ के थोड़ा सा। ये रिलेटिव टर्म है, रिस्पेक्टिव टर्म है, एक दूसरे के रिलेटिव है ना, कि किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, आखिर किसको हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन 1 की बात कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन 2 की। जैसे हमने इंजेक्ट किया तो हम अपने ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन हमने इंजेक्ट किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर लिया है मैंने, यहाँ तक का आपको बता दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। और न्यूमेरिकल के लिए मैं कल ले लेता हूँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर न्यूमेरिकल समय मिलेंगे, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर मैं 2-3 न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, जनरल तरीके के, बस उसमें कंसंट्रेशन को सेम करना होता है। तो आज की क्लास में स्टॉप करता हूँ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के रखना बेटा, है ना, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है, रिस्पेक्टिव टर्म है एक दूसरे के, कौन सी चीज श्रिंक होगी और कौन सी चीज स्वेल होगी, वो डिपेंड करेगा किसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, हमारे ब्लड सेल्स के बारे में कि जो उसके अंदर इंजेक्ट किया उसके बारे में, वाटर के बारे में, या जो सब्सटेंस उसके अंदर डाला गया उसके बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, रिलेटिव टर्म है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है। तो आज का लेक्चर में यही स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। हम लोग कल यहाँ से न्यूमेरिकल आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर देखेंगे कि कैसे लगाते हैं, और आई होप कि मुझे लग रहा है कि हेनरी लॉ भी मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर सकता हूँ। सॉलिड इन सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा, अब चैप्टर 2-3 लेक्चर और बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, इतना आप पढ़ाई करिए, है ना। थैंक यू।